हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू चुड़ैल की कहानी 41 में। घनी काली अंधेरी रात थी। आसमान को काले बादलों ने घेर रखा था। हवा बहुत तेज चल रही थी और हल्की पुल की बूंदाबांदी हो रही थी। पंकज अपनी मोटरसाइकिल को हवा की रफ्तार की तरह भगाए जा रहा था। अचानक ठाकुर की हवेली के सामने पंकज की मोटरसाइकिल पंचर हो गई। अचानक बारिश हो गई। अब ये क्या मुसीबत है, पंकज ये सोचने लगा। पंकज गशे से बैठा ही रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। पंकज उससे देख अचानक हैरत में पड़ गया और उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उस औरत के बाल खुले हुए थे। उसका चेहरा रात के अंधेरे में चमक रहा था। वो औरत धीरे धीरे पंकज की तरफ आ रही थी। वो पंकज को वासना की बुरी नजरों से देख रही थी। अचानक उस औरत ने पंकज का हाथ पकड़ा और अपने लंबे लंबे दांत पंकज की गर्दन में गदा दिए और कुछ ही मिनट में पंकज जमीन पर गिर गया और वो औरत धुआं बनकर उड़ गई। इस घटना के एक दिन बाद आधी रात का समय था। तूफान भरी रात में अर्जुन, पीयूष और गौरी उस ठंड भरी रात में रेलवे स्टेशन पर टहल रहे थे। अब गुस्सा छोड़ो गौरी, इन पहाड़ी इलाकों में अक्सर बारिश की वजह से ट्रेन लेट हो जाती। अब गुस्सा छोड़ो, मुझे नहीं लगता ट्रेन यहाँ आती भी होगी। गौरी बेचैनी से बार बार अपना मोबाइल देख रही थी, फिर अपने बैग में रख लेती। मैं मजाक नहीं करती, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। तुम दोनों मेरा पीछा छोड़ो, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाती और अर्जुन, पीयूष और गौरी तीनों ट्रेन के डब्बे में बैठ जाते हैं। थैंक्स गॉड, कितना सुकून मिला है। अर्जुन, पीयूष और गौरी तीनों कॉलेज के दोस्त थे, मगर अर्जुन छोटे से गांव कश्मीर का रहने वाला था। अर्जुन गौरी को अपने भैया और भाभी माँ से मिलवाने ले जा रहा था। अर्जुन बेहद अमीर घराने का था, उसके पास खुद की कार थी, मगर अचानक उसकी कार खराब हो गई। ट्रेन को चलते हुए 6 घंटे ही हुए थे। पीयूष और गौरी को नींद के झोंके आने लगे थे, मगर अर्जुन की आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि वो सालों बाद अपने घर जा रहा था। पता नहीं माँ और भाभी गौरी को पसंद करेंगे कि नहीं। अर्जुन इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी ट्रेन एक वीरान सुनसान रेलवे स्टेशन पर सिग्नल देकर रुक गई। उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर 100 वॉट का बल्ब जल रहा था। उस रेलवे स्टेशन पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। अर्जुन अपनी गर्दन निकालकर खिड़की से बाहर इधर उधर देख रहा था, मगर धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका अर्जुन के चेहरे से टकराया। वो कांपकर रह गया। उसने तुरंत अपनी गर्दन बाहर से अंदर कर ली। तभी उसके कानों में बाहर से अंदर एक औरत की आवाज सुनाई दी, चाय ले लो बाबूजी। अचानक उस औरत की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने जैसे खिड़की के बाहर देखा कि एक औरत लंबा सा घूंघट डाले हुए हाथ में चाय की केतली और कुछ मिट्टी के कुल्हड़ लेकर बाहर खड़ी थी। अर्जुन को अच्छी तरह याद था कि कुछ समय पहले बाहर देखा था, तब बाहर कोई नहीं था। अर्जुन ने उस औरत की तरफ देखकर बोला, आधी रात के समय तुम इस सुनसान स्टेशन पर अकेली चाय बेच रही हो, और अभी कुछ समय पहले मैंने बाहर देखा था, तब तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बाहर धुंध फैली हुई है ना बाबूजी, तब आपको कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। अर्जुन उससे कुछ कहता तभी ट्रेन सिग्नल देकर आगे बढ़ गई। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से खिड़की से अपनी गर्दन अंदर से बाहर निकाल ली, मगर उसे सिवाय धुंध के कुछ दिखाई नहीं दिया। वो एक लंबी और गहरी सांस लेकर अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी उसके कानों में एक पुरुष की भारी आवाज टकराए, अगर तुम बच्चों को कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हारी सीट पर बैठ सकता हूँ। उस भारी आवाज को सुनकर गौरी और पीयूष, जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए नींद की वादियों में थे, अचानक वो उन वादियों से बाहर आ गए। उन तीनों ने देखा कि वो एक साधु था, जिसके चेहरे पर तेज चमक रहा था। अर्जुन चाहता तो नहीं था, अर्जुन का जी चाहा कि उस साधु को मना कर दे। फिर अर्जुन ने बोला, ठीक है बाबा जी, बैठ जाइए। साधु मुस्कुराकर बैठ गया। मैं 4 घंटे से सफर कर रहा हूँ, तुम बच्चों को देखा तो सोचा थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो। मैं बाबा जी ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की हवेली जा रहे हैं। तुम्हारा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की हवेली से क्या नाता है। बाबा जी, बहुत ज्यादा नाता है, और बहुत सालों बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो हवेली मेरे पिताजी की है और मैं उनका छोटा बेटा अर्जुन ठाकुर हूँ। बेटा तुम वापस लौट जाओ, तुम घर नहीं मौत के मुंह में जा रहे हो, और साथ ही अपने दोस्तों को भी मौत के मुंह में ले जा रहे हो। तेरे पिता की हवेली मौत की हवेली है, जहां पर मौत तेरा इंतजार कर रही है। साधु ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और सूंघने लगा। अनर्थ अनर्थ, साधु की इस हरकत से गौरी को गुस्सा आ गया। बस बहुत हो गया, हम 5 मिनट से तुम्हारी बकवास सुने जा रहे हैं, अब और नहीं। अनर्थ अनर्थ बच्चे, अब तुम्हें भगवान ही बचा सकते हैं। इतना बोलकर साधु बड़ी तेजी से चला गया। कुछ ही देर में ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है। ये तुम्हारे गांव का स्टेशन है, और अर्जुन तुम्हारी हवेली कितनी दूर है। गौरी ने इतना बोला ही था कि उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी, जो घोड़ा गाड़ी की आवाज थी। तभी घोड़ा गाड़ी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी कोचवान गाड़ी से उतरकर नीचे आ गया और गौरी को बोला, आप मैडम, आप पहले बैठ जाए। कोचवान घोड़ा गाड़ी का दरवाजा तुरंत खोल दिया। जैसे ही गौरी ने मुस्कुराते हुए घोड़ा गाड़ी में पैर रखा, उसने देखा घोड़ा गाड़ी के अंदर एक बेहद कीमती लैंप जल रहा था। मगर गौरी की नजर तभी एक बेहद खूबसूरत औरत पर पड़ी।
जो गौरी को देख मुस्कुरा रही थी तभी गौरी चौंक गई और उल्टे पांव पीछे निकल गई। क्या हुआ, तुम बाहर क्यों निकल गई? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी कोई रिश्तेदार भी तुम्हें रिसीव करने आई है? गौरी की इतनी बात सुनकर कोचवान बुरी तरह चौंक गया। वो कपकपाती आवाज में बोला, जी अंदर कोई नहीं है। गौरी, तुम पागल हो क्या? अर्जुन ने बोला, तुम पागल हो क्या? मेरे परिवार में मेरी माँ और भाई भाभी के सिवा कोई नहीं है। पिताजी का सालों पहले ही देहांत हो चुका है। अर्जुन गाड़ी के अंदर देखने चला गया। कन्हा बैठी है लड़की, अंदर झांकते हुए बोला। गौरी, अर्जुन मेरी बातों का यकीन करो। अर्जुन की बात सुनकर गौरी चौंक गई। वो घोड़ा गाड़ी के अंदर देखने लगी तो अंदर कोई औरत नहीं थी। गौरी ये देखकर हैरत की इंतहा ही नहीं रही। अर्जुन, मेरी बातों का विश्वास करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस लैंप की बगल में वो औरत बैठी हुई थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे तुम्हें सफर की थकान है गौरी, और सफर में इस तरह के बहम हो जाते हैं। पीयूष, अब बस करो गौरी, मुझे नींद भी आ रही है। पीयूष की बात सुनकर फिर गौरी चुपचाप घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ गई। गौरी के बैठते ही पीयूष और अर्जुन भी बैठ गए। अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया, फिर घोड़ा गाड़ी चल पड़ी। कुछ ही देर में घोड़ा गाड़ी हवेली के सामने रुक गई। कुछ ही समय में कोचवान ने घोड़ा गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और सर झुकाते हुए बोला, घर आ गया है छोटे मालिक। गौरी और अर्जुन पीयूष घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर गए। गौरी की नजरों के सामने एक आलीशान हवेली खड़ी थी। अर्जुन बोला, अरे गौरी, हवेली को देखती रहोगी या अंदर भी चलोगी? अर्जुन, इस तरह की हवेली छोटे से गांव में होगी? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, जैसे किसी जमाने में ये राजमहल रहा होगा। अब तो मुझे अंदर जाने में भी डर लग रहा है। तभी कोचवान बोला, आइए छोटे मालिक, अंदर चलते हैं। गौरी और अर्जुन पीयूष अंदर की तरफ चल दिए। हवेली को अंदर से देखकर गौरी की आंखें बेसकीमती सामान को देखकर फटी की फटी रह गई। वो तीनों उस वक्त हवेली के एक बड़े से हॉल में खड़े हुए थे। गौरी ने देखा उस हॉल की छत पर एक बड़ा सा खूबसूरत झाड़ लटक रहा था। गौरी ने देखा उनकी तरफ एक बूढ़ी औरत बड़े खूबसूरत कपड़े पहनकर उनकी तरफ आ रही थी। अर्जुन ने तुरंत उस बूढ़ी औरत के पैर छुए और मुस्कुरा कर बोला, आप सोई नहीं माँ? जब तुम रात का सफर करोगे तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? इतना कहकर ठकुराइन ने पीयूष और गौरी की तरफ देखा और पूछा, ये कौन है? अर्जुन, माँ मेरे दोस्त हैं। गौरी और पीयूष इतना बोलकर ठकुराइन चली गई। फिर कोचवान ने बोला, आइए मैं आप दोनों को कमरा दिखा देता हूँ। कोचवान ने उन दोनों को कमरा दिखा दिया। उन दोनों के कमरे अर्जुन की बगल में ही थे। पीयूष बिस्तर पर लेटते ही सो गया। गौरी भी बहुत थकी हुई थी, उसकी भी लेटते ही आंख लग गई और अर्जुन भी घोड़े बेचकर सो गया। करीब 1 घंटे बाद पीयूष के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाए जा रहा था। पीयूष बहुत गहरी नींद में था। पीयूष झुंझलाते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गया और बोला, कौन है? 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी बाहर से कोई आवाज नहीं आई। पीयूष बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ गया तो कि उसे अचानक अर्जुन की मां की बात याद आ गई। पीयूष सोच में पड़ गया कि दरवाजा खोला जाए कि नहीं, भाड़ में जाए, मुझे तो वो बुढ़िया सनकी लगती है। अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो ये दरवाजा तोड़ ही देगा। इतना कहकर पीयूष ने दरवाजा खोल दिया। पीयूष ने देखा कि सामने गौरी खड़ी हुई थी, जो मुस्कुराकर पीयूष को देख रही थी। इतनी रात होकर गौरी, तुम मेरे कमरे का दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? ये क्या हरकत है गौरी? अर्जुन ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा? भाड़ में जाए। अर्जुन, पीयूष मैं तुम्हें मन ही मन में चाहती हूँ। इतना कहकर गौरी पीयूष से लिपट गई। गौरी की इस हरकत से पीयूष हड़बड़ा गया। वो गौरी को पीछे धकेलते हुए पीयूष ने बोला, तुम क्या चाहती हो? गौरी, मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ। तुम पागल तो नहीं होगी गौरी? गौरी ने अपना हाथ पीयूष के गाल पर रखते हुए बोला, मैं सब जानती हूँ पीयूष, तुम मुझे अंदर ही अंदर चाहते हो। ये बात और है कि तुम्हारे प्रपोज करने से पहले मुझे अर्जुन ने प्रपोज कर दिया। तुम मुझे आज भी चुपके चुपके से देखते हो, दिन रात मेरे ही सपने देखते रहते हो, मगर तुमने जब भी अपने प्यार का इजहार करने को चाहा तभी तुम्हारे बीच दोस्ती आगे आ जाती है। पीयूष गौरी की बात सुनकर एकदम हैरत में पड़ गया, क्योंकि पीयूष सच में गौरी को अंदर ही अंदर बहुत पसंद करता था। गौरी, लेकिन हम लोग अर्जुन की हवेली में हैं, किसी ने देख लिया तो हम लोगों की बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं इस हवेली के एक रूम को जानती हूँ, चलो मेरे साथ, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। वहाँ तुम्हारा जो जी चाहे मेरे साथ कर लेना, मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी, चलो मेरे साथ। इतना कहकर गौरी ने पीयूष का हाथ पकड़ लिया और पीयूष सम्मोहित अवस्था में गौरी के पीछे पीछे चलने लगा। सच तो ये था कि पीयूष की सोचने और समझने की क्षमता गायब हो चुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद पीयूष ने अपने आप को एक बंद कमरे के सामने पाया।
जिस कमरे में एक बहुत बड़ा ताला लटक रहा था। ये तुम मुझे कहाँ लाए हो? इस कमरे में तो ताला लटक रहा है। तभी गौरी बड़ी फुर्ती से पीयूष की ओर घूम गई। गौरी को देखकर पीयूष की गले से जोरदार चीख निकल गई। गौरी का चेहरा बिल्कुल भयानक हो चुका था। उसके दांत लंबे और आंखें लाल हो चुकी थी और पैर उल्टे घूम गए थे। पीयूष हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम गौरी नहीं हो सकती। मुझे यक्षिनी कहते हैं। यक्षिनी? कौन यक्षिनी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, मुझे बस तेरे शरीर में बह रहे गर्म गर्म खून को पीना है। इतना कहते ही यक्षिनी ने पीयूष की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। तभी किसी की भारी आवाज पीयूष को सुनाई दी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? पीयूष ने देखा, उस आवाज को सुनकर यक्षिनी तुरंत धुआं बनकर उड़ गई और कुछ ही पल में गायब हो गई। पीयूष ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक लंबा चौड़ा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। आप कौन हैं? पीयूष की बात सुनकर वो बूढ़ा बेहद गुस्से में और डरावने और भारी आवाज में आदमी बोला, क्या तुम्हें पता नहीं इस कमरे के आसपास भटकना भी मना है? बेवकूफ, मेरे ही घर में आकर पूछते हो, जाओ यहाँ से। पीयूष बड़ी तेजी से वहां से दौड़ता हुआ अपने कमरे की ओर आकर बुरी तरह से हांफने लगा। उसका पूरा शरीर डर और पसीने से भीगा हुआ था। वो दरवाजा बंद करके चुपचाप लेट गया। पीयूष की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभी जो उसके साथ हुआ था वो क्या था। पीयूष कंबल ओढ़कर और मुंह ढककर लेट गया। कुछ देर बाद पीयूष नींद की गहराइयों में कब चला गया उसको पता ही नहीं चला। अगली सुबह पीयूष की आंख किसी के दरवाजा खटखटाने से खुली। उसने देखा उस समय दिन के 2 बज रहे थे। पीयूष ने आंखें मसलते हुए उठकर दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बाहर अर्जुन खड़ा हुआ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर कहा, अरे नाश्ते के लिए तुझे उठाया लेकिन तू सो रहा था। मैंने तुझे जगाना मुनासिब नहीं समझा। तू जल्दी फ्रेश हो जा। पीयूष, नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा है, सभी तेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। मगर पीयूष की नजरों के सामने कल रात वाली घटना दौड़ रही थी। पीयूष चुपचाप चेयर पर बैठ गया। पीयूष ने देखा कि सामने दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और तस्वीर पर एक बड़ी सी माला लगी हुई थी। पीयूष ने उठकर तस्वीर के पास गया और पूछा कि ये तो जिंदा है। अर्जुन, ये क्या बोल रहा है? तू इन्हें मरे हुए सालों हो गए हैं। अर्जुन ने पूछा, पीयूष ये क्या मजाक है? अर्जुन की माँ तभी गुस्से से उठकर बोली, तुम्हारे शहर में इस तरह के मजाक किए जाते होंगे, हमारे यहाँ इस तरह के मजाक नहीं होते। तुम्हारी जगह किसी और ने मजाक किया होता तो मैं सबक सिखा देती। तुम बच्चे हो इसलिए छोड़ रही हूँ और तुम इस घर के मेहमान हो। अर्जुन, नहीं माँ, पीयूष ने कोई सपना देखा होगा। तभी अर्जुन ने पीयूष को बाहर जाने का आंख से इशारा किया। पीयूष जो कि पहले से ही बहुत डरा हुआ था, पीयूष चुपचाप बाहर चला गया। बाहर पहले से भी ज्यादा कोहरा छाया हुआ था। पीयूष एक पेड़ के पास चुपचाप जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अर्जुन और गौरी भी आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने देखा पीयूष का चेहरा पीला पड़ रहा था। क्या बात है पीयूष, जब से तुम डाइनिंग टेबल पर आए हो तब से मैं देख रही हूँ कि तुम गहरी सोच में पड़ रहे हो। अर्जुन की बात पर पीयूष झुंझला पड़ा। अरे मैंने तो तेरे पिता को कल ही देखा है, मैं सपने में कैसे देख लूंगा? कल ही तो तेरे पिता को मैंने पहली बार दीवार पर पेंटिंग में माला चढ़े देखा है। अगर तेरे पिता को मरे हुए सालों हो गए तो कल मैंने जिसे देखा था वो कौन था? कुछ तो है अजीब यहाँ। हो सकता है पीयूष वो वहम हो। गौरी, कल जो तुमने जिस लड़की को घोड़ा गाड़ी के अंदर देखा था वो क्या था? अर्जुन बोला, बस बहुत हो गया, तुम दोनों यहाँ कंफर्टेबल नहीं कर रहे हैं तो हम कल निकल लेंगे यहाँ से। चलो मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलवाता हूँ। पहले तुम अपना मूड ठीक करो, मैं इतने सालों बाद घर आया हूँ। पीयूष और गौरी ने अपना मूड ठीक कर लिया और वो पैदल ही निकल लिए। गौरी और पीयूष ने जैसे ही गांव की सीमा में प्रवेश किया, गांव के लोग गौरी, अर्जुन, पीयूष को घूर घूर कर देखने लगे। कुछ ही देर में बेहद पुराने मकान के सामने जाकर रुक गए। उस घर का दरवाजा खुला हुआ था। अर्जुन गौरी की ओर देखकर बोला, जानती हो गौरी, ये घर मेरे बचपन के दोस्त का घर है। हम दोनों बचपन में दोनों साथ साथ खेला करते थे। इतना कहकर अर्जुन और गौरी घर के अंदर चल दिया। अंदर अर्जुन ने देखा उसके दोस्त के घर के अंदर एकदम वीरानियत सी दिखाई दे रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई और क्रोधित नजरों से अर्जुन की तरफ देखा। तभी अर्जुन से बोली, यहाँ क्या करने आया है तू? माँ जी, मैं अर्जुन हूँ, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का बेटा और आपके बेटे का बचपन का दोस्त अर्जुन। लगता है आपने पहचाना नहीं, मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में क्रोध और आंसू झलक पड़े। उस बूढ़ी औरत ने अर्जुन की ओर देखकर बोला, मेरा बेटा राजू तेरे परिवार की शैतानी कुकर्मों की भेंट चढ़ गया।
और सिर्फ राजू ही नहीं, तेरे परिवार के शैतानी कामों ने न जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है। अच्छी चालाकी है तेरे परिवार की, खुद के बेटे को दूर रखकर दूसरों के औलादों की बलि लेता है तेरा परिवार। मेरी हाय है, तू और तेरा परिवार कुत्ते की मौत मरेगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर अर्जुन गुस्सा होकर बोला, माँ जी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इस वजह से मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। लगता है आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। राजू आए तो बोल देना कि मैं आया था। मेरा दिमागी संतुलन बिल्कुल सही है हरामजादे। मेरा बेटा राजू कुछ दिनों पहले तेरी ही हवेली के सामने मर गया। उसे किसी और ने नहीं बल्कि यक्षिणी ने मारा है। वही यक्षिणी जो बरसों से इस गांव की दुश्मन बनी है। यक्षिणी का नाम सुनते ही पीयूष एकदम चौंक गया। उसे तुरंत याद आ गया कल रात की घटना उसकी आंखों के सामने दौड़ गई। उसे तुरंत याद आ गया कि कल रात जिस भयानक बला से हुई थी उसने भी अपना नाम यक्षिणी बताया था। अपने दोस्त की मौत की बात सुनकर अर्जुन पूरी तरह चौंक गया। चला जा यहाँ से, तुझसे और तेरे परिवार वालों से सारे गांव वाले नफरत करते हैं, क्योंकि तू और तेरा परिवार ही गांव वालों की मौत का दोषी है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर घाटी के कब्रिस्तान में देख लेना कितने मासूम गांव वालों की लाशें दफन हैं। जब उन लाशों को खोद कर देखेगा तो उनमें से किसी के सीने में दिल नहीं निकलेगा। निकल जा यहाँ से, निकल जा, निकल। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत पागलों की तरह चीखने लगी। अर्जुन का मूड बेहद खराब हो चुका था। अर्जुन और उसके दोस्त तुरंत बाहर निकल कर आ गए। बाहर निकलते ही जोरदार बारिश हो गई। थोड़ी देर कहीं रुक जाते हैं अर्जुन, बारिश बहुत तेज है और ठंड भी बहुत है। नहीं पीयूष, मैं अपने परिवार के बारे में और कुछ भी नहीं सुन सकता। पीयूष सही बोल रहा है अर्जुन, बारिश बहुत ज्यादा तेज है। बारिश की ठंडी बूंदें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बारिश रुकने के बाद हवेली चलते हैं, उसके बाद अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाएंगे। गौरी की बात का अर्जुन इनकार नहीं कर सका। उसने देखा कि ठंड की वजह से गौरी के होंठ कँपा रहे थे। गौरी की बात सुनकर अर्जुन और पीयूष मजबूरी में एक मकान की छत के नीचे बैठ गए। उन सब का बारिश का इंतजार करते करते सुबह से कब दोपहर और दोपहर से शाम हो गई पता ही नहीं चला। रात होते ही बारिश रुक गई। बारिश रुकने के बाद अर्जुन अपने दोस्तों से बोला, चलो अब जल्दी चलो, इससे पहले बारिश फिर से होने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए। दूर से आती जंगली जानवरों की अजीब अजीब आवाजें सुनकर पीयूष घबराने लगा। पीयूष ने देखा चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा पसरा पड़ा था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। कुछ ही देर में अर्जुन और उसके दोस्त तेज कदमों के साथ हवेली के अंदर चले गए थे। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा कि उसकी मां ठकुराइन बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अर्जुन को देखकर वो गुस्से से बोली, कहाँ गए थे? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। अर्जुन बोला, मैं अपने दोस्त राजू से मिलने गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि उसकी मौत हो गई है, वो भी हमारी हवेली के सामने। और उसकी मां मुझ पर और हमारे परिवार पर उसकी जान लेने का आरोप लगा रही है। गांव में सभी लोग मुझसे डरकर भाग रहे हैं। आखिर क्यों मां, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? अर्जुन की बात सुनकर ठकुराइन बुरी तरह से चौंक गई। गांव जाने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते, तो अब मुझे गांव जाने से पहले आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। ठकुराइन बोली, गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दो, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है माँ। ये बोलते ही अर्जुन की माँ गुस्से में हो गई। ठीक, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। इतना बोलकर अर्जुन पीयूष और गौरी को लेकर अपने कमरे की तरफ तेजी से बढ़ गए। और पीयूष की ओर देखकर अर्जुन बोला, तू जल्दी से पैकिंग कर। जब मैं तुझे आवाज लगाऊं तो समझ लेना कि हम निकलने वाले हैं। अर्जुन की बात सुनकर पीयूष अपने कमरे के अंदर जाकर पैकिंग करने लगा। अर्जुन गौरी से पैकिंग करने की कहने ही वाला था कि तभी अर्जुन और गौरी के कानों में ठकुराइन की आवाज टकराई, ये लड़की जरा यहाँ आकर हमारी बात सुनो, मुझे तुम्हारी माँ बुला रही है। अर्जुन, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर गौरी वहां से चली गई। तभी अर्जुन को गौरी के कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी। चीख सुनकर अर्जुन चौंक पड़ा और बड़बड़ाते हुए बोला, कमरे के अंदर कौन है? जरूर कुछ गड़बड़ है। इतना बोलकर अर्जुन ने गौरी के कमरे का दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का नजारा देखकर अर्जुन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। अर्जुन ने देखा कि गौरी के हाथ बैत से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर रुमाल ठूसा हुआ था। अर्जुन के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो वो देख रहा है वो हकीकत है या उसका भ्रम। अगर ये गौरी है तो अभी तक जो उसके साथ थी वो कौन है? अर्जुन हक्का बक्का गौरी की ओर देखने लगा। गौरी अर्जुन को हाथ खोलने का इशारा बार बार कर रही थी। अर्जुन ने गौरी के हाथ खोल दिए
और उसके मुंह से रुमाल निकाल दिया। गौरी लंबी और गहरी सांस लेने लगी। ये सब क्या है, कौन हो तुम? मैं गौरी हूँ अर्जुन। अगर तुम गौरी हो तो मेरे साथ सुबह से थी वो कौन थी? वो मेरे रूप में एक भेड़ुपिया थी, मुझे यहाँ से ले चलो अर्जुन, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज था कि क्या सच है और क्या झूठ। तभी अचानक अर्जुन ने देखा कि गौरी जोर जोर से हंसने लगी और देखते ही देखते गौरी का चेहरा दूसरी लड़की में बदल गया और देखते ही देखते उसका चेहरा एकदम काला और भयानक हो गया और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। उसकी खाल काली चमड़ी जैसी हो चुकी थी, उसके भेड़िए जैसे दांत लंबे बाहर निकल आए थे, उसके नाखून एकदम किसी भेड़िए की तरह लंबे हो चुके थे। अचानक वो धुआं बनकर वहां से वो उड़ गई। अर्जुन की समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। तभी अर्जुन के कानों में उसके दोस्त पीयूष की आवाज चीख टकराए। अर्जुन दौड़ता हुआ पीयूष की कमरे की तरफ गया। वो जैसे ही पीयूष के कमरे के अंदर घुसा तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा वो भयानक बला पीयूष की गर्दन पकड़े हुए थी। उस भयानक बला ने देखते ही देखते पीयूष की गर्दन एक ही झटके में तोड़ दी। देखते ही देखते उस भयानक बला ने पीयूष का सारा खून पी लिया और उसका दिल निकाल कर खा लिया। अर्जुन हकलाते हुए बोला, को कौन हो तुम? यक्षिणी जो आज रात तेरा खून पीकर मुक्त हो जाएगी। तभी अर्जुन के कानों में गौरी की चीख टकराई। गौरी की चीख सुनकर अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया। वो वहां से भागने वाला ही था कि तभी पीछे से उसके सर पर किसी ने डंडे से जोरदार वार कर दिया। अर्जुन ने तुरंत पलट कर देखा तो उसके भैया और भाभी खड़े थे। उनके हाथों में मोटे मोटे डंडे थे। तभी अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक कमरे में पाया। उसने देखा उसकी माँ और उसके भैया और भाभी काले कपड़ों में खड़े हुए अर्जुन को खा जाने वाले नजरों से देख रहे हैं। अर्जुन की ठीक बगल में गौरी दर्द से कराह रही थी। गौरी के सर से खून निकल रहा था। अर्जुन ने उठने की कोशिश की मगर वो दर्द की वजह से उठ नहीं सका। अर्जुन अपनी माँ की ओर देखकर बोला, ये सब क्या है माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अर्जुन ने इतना बोला ही था कि तभी किसी के कदमों की आवाज अर्जुन के कानों में टकराए। एक व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अर्जुन के पास आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वो व्यक्ति कोई और नहीं उसके पिता थे, जो अर्जुन को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। आप जिंदा हो पिताजी? हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुम अब जिंदा नहीं रहोगे। ये कैसी बात कर रहे हैं? अब मैं आपका बेटा हूँ। अगर आप जिंदा हैं तो आपने इतने साल मरने का नाटक क्यों किया? अर्जुन, सदियों से इंसान की सिर्फ यही तमन्ना रही है कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। मैं भी अमर होना चाहता था और मेरी पत्नी भी। अमर होने के लिए मैंने तंत्र विद्या का सहारा लेना शुरू कर दिया। उसी दौरान मुझे पता चला कि यक्षिणी बेहद ताकतवर होती हैं, जो इंसान के अमर होने का राज जानती है। मैंने यक्षिणी को सिद्ध करने की ठान ली। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाए। यक्षिणी मेरे सामने हाजिर हो गई। मैंने और मेरी पत्नी ने उसके सामने अमर होने की शर्त रखी। यक्षिणी ने हम दोनों की शर्त मान ली, लेकिन साथ ही साथ उसने एक अनोखी शर्त मेरे सामने रखी, और वो शर्त ये थी कि तुम्हें अपने सबसे छोटे बेटे की बलि उस लड़की के साथ देनी पड़ेगी जिस लड़की से तुम्हारा बेटा सच्ची मोहब्बत करेगा। और देखो, तुम उस लड़की को खुद यहाँ लाए हो, और इस काम में मेरे बेटे और मेरी बहू ने भी मेरा साथ दिया। कुछ देर बाद यक्षिणी तुम्हें मारकर बलि ले लेगी। मैं और मेरी पत्नी हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अर्जुन बोला, मैं सोच भी नहीं सकता पिताजी कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। और माँ, तुम भी। अर्जुन अमर को नहीं होना चाहता। उसके लिए अगर हमें अपने बेटे की कुर्बानी देनी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम गांव वालों की कुर्बानी तो लेते ही रहते हैं, क्योंकि यक्षिणी को हर महीने के अंदर अंदर किसी एक जिंदा इंसान का खून पीना ही पड़ता है। तभी अचानक उस कमरे के अंदर चारों ओर धुआं फैल गया, और देखते ही देखते उस धुएं में से यक्षिणी का भयानक चेहरा लेकर गौरी के एकदम सामने आ गई। कुछ ही पलों में उसने अर्जुन के सामने गौरी का सर एक ही झटके में अपने पैने पंजे से उसके धड़ से अलग कर दिया और उसका खून पी गई, और कुछ ही क्षणों में गौरी का दिल बाहर निकाल कर खा गई। गौरी की एक जोरदार चीख उस कमरे में गूंज गई। अर्जुन आंखों में आंसू लिए बेबसी से ये सब देखता रहा। यक्षिणी अर्जुन की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी किसी ने उसके ऊपर लाल रंग का सिंदूर फेंक दिया और यक्षिणी चीखती हुई दीवार से टकरा गई। अर्जुन ने देखा उसके सामने वही साधु खड़ा था जो उसने ट्रेन में मिला था। साधु ने बोला, मैंने तुझे समझाया था बच्चे, मेरी बात नहीं मानकर तुझे अपनी प्रेमिका और अपने दोस्त की जान देकर भुगतना पड़ा। तभी उस साधु ने एक अभिमंत्रित चाकू अर्जुन की ओर फेंक दिया। अगर तू इन सब को रोकना चाहता है तो तेरे पास एक ही रास्ता है, अपनी गर्दन अपने हाथों से काट दे।
मतलब आत्महत्या कर ले। अगर यक्षिणी तुझे मारने में कामयाब हो गई तो ये सब शैतान अमर हो जाएंगे। कुछ मत सोच, मार दे अपने आप को। तेरे सामने तेरे माता पिता और भैया भाभी नहीं बल्कि ये शैतान है, इनके अंत का यही रास्ता है। साधु की बात सुनकर अर्जुन गुस्से से अपने माता पिता की ओर देखने लगा। उसने तुरंत चाकू उठा लिया। चाकू उठाते ही उसके पिता चीखते हुए बोला, नहीं ऐसा मत करना, मेरी वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी। इतना कहकर अर्जुन के पिता ने यक्षिणी की ओर देखकर बोला, जाओ जल्दी से उसकी बलि ले लो, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। वीरेंद्र प्रताप के बोलते ही यक्षिणी बड़ी फुर्ती से अर्जुन की ओर बढ़ी, मगर अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपनी गर्दन पर चाकू चला दिया। कुछ ही पलों में अर्जुन की मौत हो गई। अर्जुन के मरते ही यक्षिणी बुरी तरह से चीखने लगी, मैं फिर वापस आऊंगी, ये मेरी दुनिया नहीं है, मुझे कोई मार नहीं सकता। अचानक देखते ही देखते जमीन फट गई और यक्षिणी धुआं बनकर उसमें समा गई। कुछ ही पलों में जमीन पहले जैसी हो गई। देखते ही देखते वीरेंद्र प्रताप और ठकुराइन और उसके बेटा बहू की भी जलकर वही राख हो गए और ढेर बन गए। साधु एक मुस्कान लेकर चला गया। आपको हमारी चुड़ैल की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।